और स्पेशली हायर एजुकेशन के लिए उन्होंने शुरू किया था। फिर कुछ कारणवश 2016-17 में उन्होंने इसको आर्थिक तंगी की वजह से बंद कर दिया था। उसके बाद 2020 में कोविड आ गया, जैसा कि आपको पता है। पहले ना क्या था कि मैं किसी से बोल ही नहीं पाती थी कि मुझे क्या कहना है क्या नहीं कहना है, और एक तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो हमें बहुत फेस करनी पड़ती है। अब आगे थोड़ा थोड़ा हमें लगा है कि हम स्कूल गए, पहले बहुत दिक्कत आती थी तो मैं यहाँ से हमेशा निकलती थी और एंट्री को देखती थी, लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि यहाँ पे क्या होता है कैसे होता है। हाँ, मैं देखती थी कि हाँ चल रहा है। तो मैंने फर्स्ट टाइम शकुंतला को देखा तो मैंने कहा यहाँ पे क्या होता है, तो उसने कहा कि ये हमारी एनजीओ है और ऐसी भैया हेल्प करते हैं। मैंने कहा ठीक है, आप मुझे मिलवा दो। और जब मैं मिली ना भैया से और फिर भैया ने कहा क्या मुझे मिलाऊँ, उसके बाद जो मेरी तरक्की हुई है ना, शायद मैं अपने सपने में नहीं कह सकती। और जब मैं 2013 में आई माइक पास लाना पड़ेगा। आदरणीय गुरमीत जी, हमारे बड़े भाई, प्रेसिडेंट कोशिश फॉर स्पेशल पीपल, और रामकिशन गुप्ता जी, स्पेशल फॉर कोशिश फॉर स्पेशल पीपल के पदाधिकारी हैं, और अन्य पदाधिकारीगण कोशिश फॉर स्पेशल पीपल के आज के लीगल टीम की सभी सदस्य, उपस्थित देवियों और सज्जनों, मैं पहले आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता दूं। हमारा ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा नहीं है, छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोग्रेसिव सोसाइटी फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड। इसके नाम से रजिस्ट्रेशन 2009 का है। ये हमारे आदरणीय गुरु जी श्री GS राठौर साहब जो प्रिंसिपल थे वो भी ब्लाइंड हैं, और दिल्ली सरकार में प्रिंसिपल थे, तो रिटायर्ड होने के पश्चात उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर कराई थी। स्टार्टिंग से उन्होंने हॉस्टल ब्लाइंड गर्ल्स के लिए, क्योंकि ब्लाइंड गर्ल्स की प्रॉब्लम ज़्यादा है, बॉयज़ के लिए तो बहुत सारे हॉस्टल स्कूल बने हुए हैं, लेकिन ब्लाइंड गर्ल्स के लिए हॉस्टल स्कूल बहुत कम है, और स्पेशली हायर एजुकेशन के लिए उन्होंने शुरू किया था। फिर कुछ कारणवश 2016-17 में उन्होंने इसको आर्थिक तंगी की वजह से बंद कर दिया। उसके बाद 2020 में कोविड आ गया, जैसा कि आपको पता है। तो 2022 में एक जो रामकिशन गुप्ता सर हमारे पास है, वो कोशिश फॉर स्पेशल पीपल और हमारे ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन के बीच रीढ़ की हड्डी है। इनके लिए आप जोर से क्लैपिंग कर दीजिए। गुरमीत सर से भी इन्होंने मुझे मिलवाया। उस ऑर्गेनाइजेशन को मैं पहले से जानता था, आना जाना था मेरा, जो प्रोग्रेसिव सोसाइटी फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड है उसको पहले से मैं जानता था, लेकिन मेरा कोई उसमें अहम रोल नहीं था। 2022 में हम लोग मिलने लगे, फिर हमने सोचा इसको गुरु जी से बातचीत हुई, राठौर साहब से। उन्होंने बोला भाई बहुत मुश्किलें आती हैं, चला सकते हो तो चलाओ। हमने उसको पुनर्जीवित किया। गुप्ता जी मुझे जहाँ भी जरूरत पड़ी वहाँ ले गए पकड़ के, और मैंने जो है उसको अपना प्रयास किया, और हमने आज उसको जिंदा कर रखा है। ये अशोक विहार में लक्ष्मीबाई कॉलेज के पीछे हमारे पास 2 फ्लोर है, रेंट पे चलते हैं। 15-16 लड़कियां हमारे पास कॉलेज गोइंग है सारी। कोई BA कर रही है, कोई MA कर रही है, कोई B.Ed कर रही है, कोई कंप्यूटर ट्रेनिंग कर रहा है। इस तरह की सारी गर्ल्स हैं। हमें चाहते हैं स्पेशल फॉर जो स्पेशल नीड के बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हैं। हमारे पास भारत सरकार के नियम अनुसार 21 कैटेगरी है। उसमें हम लोग ऑर्थोपेडिकल, विजुअल इम्पेयर्ड, हियरिंग इम्पेयर्ड और डेफ
यूजर। और थैंक्स टू गुरमीत जी, इन्होंने मेरी लाइफ एकदम से बदल दी। जब ये मिले थे फर्स्ट टाइम तो मैंने अपनी एजुकेशन भी छोड़ दी थी। मैं ऐसी आवारा की तरह घूमता था सड़कों पे, ऐसे घूमता रहता था। बट इनसे जब मुलाकात हुई तो यहाँ पे आना जाना हुआ, यहाँ के लोगों से मुलाकात हुई और फिर यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक्स टू शकुंतला, जिसकी एक छोटी सी पहल और गुरमीत जी के राय से मैं एक सेंट स्टीफन हॉस्पिटल में एज अ टेलीकॉलर वहाँ पे मैं फर्स्ट जॉब मैंने स्टार्ट करी और उसके बाद फिर मैं सीढ़ियाँ चढ़ता चला गया। कभी कोई ऐसी चीज़ें नहीं आई मेरी और उससे लोग मिले, बहुत प्यारे लगे। और अभी रिसेंटली मैंने जॉब स्कीम करी है। मैं एज ए केयर टेकर एनजीओ उसमें नाइट शेल्टर में इंचार्ज था वहाँ पे। और 2010 से लेकर 2013 तक सेंट स्टीफन में एज अ टेलीकॉलर और 2013 से 2025 तक मैं एनजीओ में वर्क कर रहा था। अभी मैंने खुद का काम कर लिया तो मैंने उसको स्किप कर दिया और इनके माध्यम से मेरे पॉजिटिव बने और मोटिवेट किया गया मेरे को। आज मैं बहुत खुश हूँ और मैं अच्छी सी लाइफ जी रहा हूँ। सब गुरमीत जी की वजह से है। इन्होंने मुझे सिर्फ रास्ता दिखाया, चलना है मुझे ही था और मैं चला माता को बहुत अच्छे गुरु मिले। बस थैंक गुरमीत जी, जिन्होंने मुझे आगे लेके चले गए और मुझे अब मैं रुक नहीं सकता। थैंक यू सो मच। आप अपने तरीके से, अपने वे से आप जाएंगे, जहां आपको लगता है आपको रुकना है वहां पास आप रुकेंगे और वो एक्सेसिबिलिटी के लिए आप काम करेंगे, जिसके लिए भारत सरकार ने 1996 में सुगम्य भारत अभियान एक अभियान चलाया था। हम उसी को लेकर के चलते हैं। इसमें हम लोग जब ट्रैवल करना पहले बार हम लोगों ने स्टार्ट किया था 2019 में, दिल्ली मुंबई दिल्ली 3500 किलोमीटर हमने ट्रैवल किया था 15 दिन में। उसको करने का एक ही मकसद था कि हम जब जाएं तो एक्सेसिबल के लिए काम करें। वो हमारे लिए सुगम है कि नहीं है, टॉयलेट हमारे लिए जो रास्ते में बने हुए हैं क्या वो हमारे लिए एक्सेसिबल है, जो रास्ते में हमारे पास कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं, कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, क्या वहाँ पास व्हील चेयर जा सकती है? यदि नहीं जा सकती तो फिर हमारे लिए क्या फ़ायदा? तो उसी को लेकर के हम लोग सर्वे करते हैं, उन्हें देखते हैं और आकर के गवर्नमेंट में रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें कि ये चीज़ें हमारे लायक होनी चाहिए। अगर ब्लाइंड लोग हैं तो उन्हें चाहिए कि वहाँ पास ब्रेल लिपि में उसके बारे में पूरा हिस्ट्री उनकी बताई जाए कि जो भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। और अगर हम एक्सेसिबल हैं, व्हील चेयर यूजर हैं तो रैंप वगैरह होना चाहिए ताकि हम भी वहाँ पास जा सकें। अगर कोई डेफ एंड डफ है तो साइन लैंग्वेज भी वहाँ पास प्रोवाइड होना चाहिए। अगर आपको देखें तो ऑडियो विजुअल वहाँ पास प्रोवाइड होना चाहिए। तो वो बहुत सारी चीज़ों का धीरे धीरे करके काम स्टार्ट हुआ और इसी को लेकर के हम लोगों ने आगे बढ़ा और पूरे दिव्यांगों को लेकर के मैं 2019 में मुंबई गए, 20 में फिर हम लोगों ने उनको लेकर के छत्तीसगढ़ का ट्रैवल करवाया, 21 में हम लोग लद्दाख जैसे उन पहाड़ियों में भी लेकर के गए जहाँ लोग बाग नहीं सोचते थे कि एक दिव्यांग जा सकता है। लद्दाख अपने आप में वो कहलाता है कि अगर आप ट्रैवल करते हैं तो आप मतलब हर कोई बोलेगा कि स्कूटी नहीं जाएगी वहाँ तक, लेकिन मेरा ये कहना है कि आपकी स्कूटी माने नहीं रखती। माने रखता है कि हमारे अंदर का मोटिवेशन कितना है, हम कितने उसको दिमागी तौर पर लेते हैं, क्योंकि जो शक्ति हमारी वो सिर्फ हमारे दिमाग में है। शरीर तो हमारे इतना नहीं है कैपेबल कि हमारा वो काम कर सके। तो दिव्यांगों को लेकर के हम लद्दाख गए और लद्दाख से वापस आए। फिर कुछ दिनों बाद उनको लेकर के हमने राजस्थान के उन मॉन्यूमेंट्स को भी दिखाया पूरे। फिर पिछले साल हम लोग श्रीलंका बॉर्डर गए, वहाँ पास 20 दिनों का ट्रैवल था। उससे पहले हम लोग बांग्लादेश बॉर्डर गए, वहाँ पास हम लोगों ने दिव्यांगों को ले गए। और सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि हर दिव्यांग अपने घर से बाहर निकले और निकल करके दुनिया को देखे कि वाकई में दुनिया बहुत खूबसूरत है। बस उसका एक नज़रिया चाहिए। हम दिव्यांग हैं तो सिर्फ मानसिक तौर पर है, सोच से दिव्यांग है, ना कि हम शारीरिक दिव्यांग हैं। लोगों ने हमें सोच लिया कि हम दिव्यांग हैं, लेकिन हमारी दिव्यांगता क्या है? हमारी दिव्यांगता सिर्फ वही है कि जहाँ तक हम सीमित हों। अगर ये ग्राउंड फ्लोर में आज नहीं होता, ये फर्स्ट फ्लोर में होता तो तब हम दिव्यांग होते। हम पहुँच नहीं पाते वहाँ पास, अगर वहाँ पास लिफ्ट नहीं होती तो हम नहीं जा पाते। तो वही चीज़ हमेशा दिव्यांगता कहलाती है जो हमारे सुगम्य ना हो। और मैं हमेशा यही कहूँगा दूसरी बात कि आजकल देखेंगे कि एजुकेशन की बात अगर की जाए तो दिव्यांगों को सबसे पहले एक शिक्षा लेना चाहिए। हमारे 2019 की जो राइट की थीम थी, हमने वही रखा था कि इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर डिफरेंटली एबल पर्सन, कि एक दिव्यांग लोगों को शिक्षा का क्या महत्व होता है, क्योंकि शिक्षा से उनसे सब कुछ मिलती है। आज मैं यहाँ पर जो बैठा हुआ हूँ वो सिर्फ शिक्षा की बदौलत हूँ। मैंने खुद एमटेक किया इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस से और गवर्नमेंट में सर्विस कर रहा, लेकिन मेरा ये हमेशा रहता था कि मैं खुद तो सब जानकारी मुझे है,
मैं इंफॉर्मेशन लोगों तक शेयर क्यों ना करूं? वो क्यों आया मेरे पास? सिर्फ एक एजुकेशन की वजह से। फिर मैं अगर बात करूं स्पोर्ट्स की लेकर के, तो 2014 में जब नरेंद्र मोदी साहब आए तो उन्होंने क्या करा, स्पोर्ट्स को आगे ले गया। आगे ले जाने का उनका एक ही मकसद था कि दिव्यांगों को भी वो प्रोत्साहन राशि मिले जिससे वो अपना घर चला सके। दिल्ली की सरकार अब आई तो देखेंगे आप लोगों ने कि उनको प्राइज मनी को ज़्यादा कर दिया गया है। और आज हमारे K4SP का जो आज मतलब मेन उद्देश्य क्या है कि हम इस मोबिलिटी को लेकर के काम करें, स्पोर्ट्स में बच्चे आगे आएँ। और स्पोर्ट्स में वाकई में अगर हम आगे आते हैं तो हमें बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, और स्पोर्ट्स में हमें आगे आना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट भी हमारे साथ है। हमारे लिए देखोगे तो बहुत सारे ग्राउंड बना रहे हैं जो कि एसेसिबल है, और देखा जाए तो उनके लिए कुछ प्राइज मनी को आगे कर रहे हैं। और हमें इक्वल किया जा रहा है, एक नॉर्मल जो पैरा एथलीट होते हैं उनके बराबर हमारे अमाउंट कर दिया गया है, ताकि हम भी जो एक गेम खेल रहे हैं उस गेम में उतना अमाउंट हमें भी मिल सके। मैं हमेशा यही कहूँगा कि आप लोग घर से बाहर निकलिए, या तो शिक्षा हासिल करिए या तो स्पोर्ट्स में आगे आइए, और आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी अपनी बदल गई है। इसी के साथ मैं रखना चाहूँगा आपको। धन्यवाद। मेरा नाम डॉली गोला है। मैं अंतर्राष्ट्रीय पैरा खिलाड़ी हूँ, एथलेटिक्स करती हूँ। मैं डिस्कस थ्रो मेरा मेन इवेंट है, उसी में मैं प्रोफेशनल हूँ एथलेटिक्स में। मैं जब आई थिंक 13 या 14 साल की थी, मुझे इस NGO के बारे में पता लगा था। मुझे नहीं, मतलब मेरी मम्मी को पता लगा था, तो वो मुझे यहाँ लेके आती थी। फिर हम यहाँ आने लगे, यहाँ पर मीटिंग होती थी पीछे, पहले तो भारी मीटिंग होती थी उस समय, गैलरी में मीटिंग होती थी, इतना ज़्यादा बड़ा था नहीं तब। तो ऐसे धीरे धीरे आने लगे, हमें पता लगने लगा कि हमारी डिसेबिलिटी के लिए हमारे लिए क्या राइट्स है, क्या बेनिफिट है, क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे लिए हम कर सकते हैं उनसे अच्छा। फिर मेरे को स्पोर्ट्स के बारे में पता लगा भैया के थ्रू, तो फिर मैंने पहला स्टेट खेला। और मुझे उस समय पता भी नहीं था स्पोर्ट्स में क्या होता है, बस इतना पता था कि स्पोर्ट्स शूज़ पहनने होते हैं। तो घर से कुर्ता लैगी और स्पोर्ट्स शूज़ पहन के गई थी मम्मी के साथ। फिर उसमें रनिंग का इवेंट था, वो मैंने खेला, उसमें मेरा गोल्ड मेडल आया। तो घर भी सब खुश हुए हैं, सब बहुत खुश हुए। तो भैया ने आगे का रास्ता दिखाया, देखो ये स्टेट होता है, आगे नेशनल होगा, इंटरनेशनल होगा, बहुत सारी चीज़ें पता लगने लगी। फिर 2010 से मैं अभी तक खेल रही हूँ, 2026 चल रहा है। 2010 से लेके 2026 तक मैं अपनी स्टेट चैम्पियन हूँ अपनी कैटेगरी में, डिस्कस थ्रो में। नेशनल्स में मेरे बहुत सारे मेडल्स हैं, इंटरनेशनल में मेरे बहुत सारे मेडल्स हैं, और एशियन गेम्स होता है जो 4 साल में, वो मैंने खेला था 2023 में होंजाओ में। तो मैं अपनी इन सारी चीज़ों का क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ भैया को ही देती हूँ, क्योंकि इन्होंने रास्ता नहीं दिखाया होता तो मुझे नहीं पता कि क्या स्पोर्ट्स होता है, और मैंने स्पोर्ट्स नहीं खेला होता तो आज मैं यहाँ नहीं होती आपके सामने, और ना ही मैं जॉब कर रही होती। वो बताना मैं भूल गई, मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में पोस्टेड हूँ गुवाहाटी असम में। तो मैं आज जो भी हूँ मैं उसका सारा क्रेडिट कोशिश फॉर स्पेशल को देती हूँ, और ऐसे ही आगे आप सब भी बढ़ते रहो। जो नए नए बच्चे आएंगे, हमारा जो सपोर्ट होगा, जैसा भी फिजिकली मेंटली हम करेंगे, क्योंकि हमें भी मिला है ये, जैसे शमीम भैया है, मनीष भैया है, नवाजुद्दीन भैया है, राकेश भैया है, उमेश भैया, अंकल जी हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो इन सब का हमें सपोर्ट मिला है, ऐसे हम भी अपनी आने वाली जनरेशन को थैंक यू। किसी का नाम रह गया तो माफी। मैं इस NGO में जुड़ी थी 2010 से। मैं इस NGO में 2010 में आई, तो मैं इतने डिसेबल के साथ पहले नहीं था मेरा, क्योंकि कभी देखे ही नहीं थे, घर से निकले ही तब थे कि हाँ घर से बाहर निकलते। तो किसी ने मुझे बताया था कि कोशिश फॉर स्पेशल पीपल एक NGO भजनपुरा पे। मैंने कहा चलो मैं भी जाती हूँ, मैं गई भजनपुरा, आई यहाँ पे 2010 में। उस टाइम यहाँ पे आई थी, बहुत सारे डिसेबल्ड देखे, कोई वैसे से चल रहा है, मतलब हर तरह के। तो मुझे लगा कि हाँ यार मैं ही नहीं हूँ, मुझसे भी ज़्यादा बहुत लोग हैं ऐसे। तो फिर अच्छा लगा कि भाई अपनी यूनिटी बन गई, जैसे कि अच्छा लगने लगा। मैं हर संडे यहाँ पर मीटिंग होती थी और हर संडे आती थी,
कोशिश मेरी यही रहती थी कि मैं जरूर जाऊँ। बहुत कम चीज़ें होती थी कि नहीं आ पाती थी, मैं आती थी यहाँ पे, और तब से आज तक मैं यहाँ पे जुड़ी हुई हूँ। और यहाँ पे जुड़ने से मेरे को बहुत चीज़ें मैंने सीखी, क्योंकि मेरे को बाई बर्थ स्पाइना बाइफिडा था, अभी प्रॉब्लम होती है, बीमारी होती है स्पाइन से रिलेटेड, उसकी वजह से मेरे पैर में जख्म था, जो जख्म मेरा 22 साल तक ठीक नहीं हुआ। इसी रीढ़ की हड्डी की वजह से प्रॉब्लम थी कि जख्म ठीक नहीं हुआ। तो यहाँ पे आती हुई थी तो स्पोर्ट्स के बारे में मुझे पता लगने लगा यहाँ पे कोई स्पोर्ट्स भी होता है। फिर पहले पावर लिफ्टिंग में गई स्टार्टिंग में 2010 में। 2010 में मेरा नेशनल खेला, मेरा गोल्ड मेडल आया, मेरा 11वां गोल्ड मेडल था नेशनल में पावर लिफ्टिंग में। उसके बाद फिर मैंने इतने मतलब जिम का नहीं पता था या कोच इतने नहीं दे पाता मुझे, साइडों में दोनों जगह जख्म होने लगा। उसके बाद मेरे पैर की उंगलियां तक गिर गई, अपने आप झड़ गई मुझे। तो मुझे लगा कि नहीं अब नहीं, ब्लड मेरा 4 पॉइंट 5 पॉइंट हीमोग्लोबिन रह गया। फिर मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे ना कुछ करना है, जीना है, तो इसको लेकर तो नहीं जी सकती मैं, इसको कब तक घसीटूंगी पैर को अपने। जो चीज़ काम की है ही उसको हटा देना चाहिए अपनी लाइफ से, क्योंकि इसके सारे तो लास्ट में ये होता है कि मैं आज यहाँ बैठी भी ना होती, कि अगर जख्म को ही मैं लेके चलती तो। मैं लास्ट में मैंने एक खुद से ही बस सेंसिटिव में डॉक्टर मैथ्यू बैठते हैं, मैं वहाँ गई और मैंने सर को अपना ट्रीटमेंट शुरू करा। 1 साल में मैं ट्रीटमेंट करा, लेकिन उन्होंने कभी नहीं बोला कि बेटा इस पैर को कटवा दे, क्योंकि वो कभी नहीं चाहते कि किसी का अंग निकले बॉडी से, वो खुद चाहते हैं कि हम ठीक करें। लेकिन मैं गई उनके पास, ओपीडी में गई, घर से यही बोल के गई कि मैं ओपीडी में जा रही हूँ, अपना पैर दिखाने आऊँगी शाम तक। मैं गई, मैंने सर को बोला कि सर मुझे एडमिट कर दो आज के आज। उन्होंने बोला क्यों, क्या हो गया? मैंने कहा नहीं, अब मैं इसको जख्म को लेकर और नहीं चल सकती, मुझे अपना पैर कटवाना है। तो उन्होंने बोला ऐसे थोड़ा होता बेटा, कोई मजाक थोड़ा ना पैर काटना। मैंने कहा नहीं, मुझे अपना पैर कटवाना है, क्योंकि मैं इसके साथ और कुछ नहीं कर सकती ज़्यादा। तो फिर मैंने उसी दिन मैं एडमिट हुई, मेरे बॉडी में उसको 8 पॉइंट हीमोग्लोबिन था। उन्होंने कहा ब्लड चढ़ेगा, मैं तो जो करना दो, लेकिन मुझे ब्लड ही नहीं चढ़ा। उन्होंने मुझे उसी टाइम एडमिट कर दिया और दूसरे दिन मेरा पैर काट दिया, कि मुझे लगा कि अब ऐसा लगा कि नई लाइफ मिली है मुझे, क्योंकि मैं उसके साथ ना मैं कहीं जा सकती और ना मैं किसी रिश्तेदारी में जाती थी। बहुत सारी प्रॉब्लम थी मेरे साथ। कोई नहीं चलेगा, कोई बात नहीं, बोलो। वो बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी रखे, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 15 से 20 हमारे जोड़े इसी ग्रुप में आपस में अपनी शादियाँ की और बहुत अच्छे से अपनी लाइफ बिता रहे। उमेश, और वो शकुंतला और मोहन, ऐसे हमारे पास मतलब सपना अभी बुला चुके हैं, तो उसमें मिला था, तो वो कॉन्सेप्ट भी काम किया है। तो हम लोग जो है ना सोचते हैं आउट ऑफ द बॉक्स कि कैसे हम चीज़ को और ग्लोरीफाई कर सकते हैं, खूबसूरत कर सकते हैं। तो यू आर मोस्ट वेलकम। हम आगे जो भी इवेंट करेंगे हम ज़रूर आपको बताएं। इस संस्था से जुड़ने से पहले मुझे कहीं जाने के लिए, हर काम के लिए किसी न किसी के साथ की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि बचपन से ही ये सिखाया गया था कि तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम्हारे लिए कोई ना कोई साथी चाहिए। तो किसी का साथ हमेशा ढूंढता था कि कोई मुझे कहीं ले जाएगा तो मैं जाऊंगा, अगर कोई मुझे कुछ ला कर देगा तो वो मुझे चीज़ मिलेगी। लेकिन एक दिन मुझे एक हमारी महिला मित्र से संपर्क हुआ, उन्होंने गुरमीत जी का नाम मुझे सुझाया कि मेरे साथ चलो, तुम्हें कहीं लेकर चलती हूँ। तो बिना पूछे बिना सोचे समझे उनके साथ गुरमीत जी के पास आया। तो इन्होंने मुझे मोबिलिटी के लिए सबसे पहले ट्राईसाइकिल के लिए सजेस्ट किया। उससे पहले मैं उसको लेने के लिए हिचकिचाता था, लेकिन इन्होंने मुझे इनकरेज किया तो मुझे ट्राईसाइकिल ली। ट्राईसाइकिल लेने के बाद तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पंख निकल आए। धीरे धीरे हर महीने को हम यहाँ पर इकट्ठे होते 4-5 लोगों से शुरुआत हुई थी, और लोग जुड़ते जुड़ते आज इस तरह की महफिल में हम लोग बैठे हैं और सबके साथ
मैं भी आपका साथी हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। काम करते हैं तो ये सोचते हैं हमारा रेगुलर का काम है, पहुंच जा रहे हैं, केयर देख रहे हैं, वापस आ रहे हैं। लेकिन जब हम इससे हट के जब हम ऐसी चीज़ें देखते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ ये भी है, हमें इनके लिए भी जीना है, इनके लिए भी कुछ करना है। हर चीज़ अपने लिए नहीं कभी कुछ सोसाइटी को भी देना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग शायद आगे के लिए नहीं आ पाते, वो अपनी बात बोल भी नहीं पाते। अगर हम उस चीज़ से नहीं निकाल पाएंगे ना तो हमारा शायद जीवन का उद्देश्य व्यर्थ। सब आए हैं, सब ने जाना, लेकिन अगर थोड़े से कर्म हम अपने अच्छे करने के शायद बेहतर होता है। शायद किसी एक बंदे की भी हम मदद कर पाएंगे, उसके जीवन में थोड़ी सी भी होप दे पाएंगे ना, वो होप शायद उसको बहुत आगे लेके जाएगी और शायद एक खुशी हमारे जीवन में बहुत दे सकती है। ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। एक राह रुक गई तो और जुड़ गई, मैं मुड़ा तो साथ साथ राह मुड़ गई, हवाओं के परों पर मेरा कियाना, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। देखो सब इधर। अब ऐसे मुड़ के तो देखेंगे इधर से इधर। अच्छा ऐसे भी आना पड़ेगा। बनाता बनाता सारे आ जाएंगे ना। बोलो कुछ। मैं फोटो निकाल दूंगा। मैं वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो बना ले, मैं फोटो निकाल दूंगा, घुमा दे। रिंकी दीदी। पर इस वीडियो पे कोई गाना लगाना, हाँ गाना कोई सॉन्ग लगा देना। अरे भाई डिवाइस हेलो। गुज्जर उधर पीछे मुंह कर लो। कर लेंगे। अजी हेलो जी।